हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ रहे थे, बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास कर रहे थे, जिसमें हम बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स कर रहे थे। और कल की पिछली क्लास में मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बताया था। सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि सीक्वेंस होता क्या है, बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करते हैं। आज हम लोग उसी सीक्वेंस वाली सीरीज को आगे लेके चलेंगे, और आज थोड़ी सी, जैसे कल हम लोगों ने बाउंडेड सीक्वेंस को प्रॉपर डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो कल की क्लास खत्म करनी पड़ी थी टाइम की वजह से। तो आज हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके एप्लीकेशंस को करेंगे, साथ में सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है और लिमिट पॉइंट क्या होती है, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मोनोटोनिक सीक्वेंस और नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। तो चलिए एक बार जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जो कल हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा सीक्वेंस। मैंने बोला था कल आपको कि जो सीक्वेंस होता है ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है। अब फंक्शन है मतलब मैंने इसको डिफाइन किया था, जैसे आप लोगों ने पिछले क्लासेस पढ़ा था। अगर फंक्शन होता है तो उसको हम डिफाइन करते हैं कैसे, जैसे फंक्शन अब कहाँ से डिफाइन, मैंने बोला यहाँ ये हमारा नेचुरल नंबर से कहाँ डिफाइन किया हमने, रियल नंबर पे कर दिया है। मीन्स एक फंक्शन है और नेचुरल नंबर से आर पे जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, जो हमारा यहाँ पे एन होता है, ये हमारा पार्ट होता था डोमेन। क्या होता था, डोमेन हम इसको बोलते थे। और जो यहाँ पे आर वाला पार्ट है जिसपे वो जा रहा है, लाई कर रहा है, मीन्स हम यहाँ से इनपुट देते थे नेचुरल नंबर का, हमें जो आउटकम मिलता था वो हमारा आउटपुट जो होता था वो हमारा रियल नंबर का पार्ट होता था। तो ये हमारा होता है कोडोमेन। यहाँ तक हम लोगों ने किया था कोडोमेन, ठीक। तो जब हम लोगों ने यहाँ तक किया था तो मैंने आपको और भी चीज़ें बताई थी कि जैसे हम एक सीक्वेंस लिखते हैं, सपोज दैट हम लोगों ने एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट करते जाए, n क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर का ही पार्ट होगा। अब हम n की जो भी वैल्यू पुट करेंगे नेचुरल नंबर से ही कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर बेसिकली हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, काउंटिंग नंबर ही होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक रहते हैं कि नहीं रहते। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब हम यहाँ n की वैल्यू फर्दर पुट करेंगे, तो अगर हम f1 करें तो ये चीज़ हमारा क्या होगा। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सीक्वेंस को हम an से लिखते हैं, ऐसे मैंने बताया था, इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे जब एफ एन लिखूंगा तो इसको ए वन लिखता हूँ यहाँ पे, ये किसके इक्वल आएगा, हमारा वन के इक्वल आएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होगा। अगर एफ टू करूँगा तो ये हमारा ए टू हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, फोर के। अब ये कैसे है देखिए, अब जैसे हमारा एन स्क्वायर था तो मैंने एन की वैल्यू टू पुट की, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर होता है अगर किसी नंबर का, तो उसका मतलब होता है उस नंबर का दो बार मल्टीप्लाई। मीन्स इसको हम टू इंटू टू लिख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट होकर कितना आएगा, फोर आएगा कि नहीं है। देखिए वही लिखा। इस तरीके से जब हम पुट करते जाएंगे तो आता जाएगा, तो हमारा एक सीक्वेंस तैयार क्या होगा, 1 4 9 16 25 इस तरीके से मिलता चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, कंटिन्यू मिलता जाएगा। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा, सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो मीन सीक्वेंस वो होता है जिसके हम nth टर्म को बता सके, और उसका अगला टर्म क्या आएगा, मीन्स वो प्रॉपर डिफाइंड होता है, उसका अगला टर्म क्या आएगा इसको हम बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम लिख दिए रैंडमली कुछ भी, अगला टर्म क्या आएगा हम नहीं बता सकते। इसमें प्रॉपर एक कांस्टेंट नंबर के थ्रू जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, सारी चीज़ें होंगी, हम इसके अगले टर्म्स को भी बता सकते हैं। और फिर इसके बाद मैंने आपको जब कल करा रहा था तो आपको रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात की थी। तो जो रेंज की बात की थी वो भी मैंने बताया था आपको। रेंज ऑफ सीक्वेंस बोला था जब हमने, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस को क्या बोला था कि जो सीक्वेंस होता है उसका जो सेट होता है उसको आल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस जो होता है हम उसको क्या बोलते थे, सीक्वेंस का रेंज बोलते थे। सपोज दैट एक सीक्वेंस मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए एन इक्वल टू मैंने लिख दिया -1 की पावर एन कर दिया। ये एक सीक्वेंस, अगर हम यहाँ एन की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता है कि जो एन होगा हमारा किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। मीन्स हम जो भी एन की वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल एन की, वो नेचुरल नंबर का ही पार्ट होना चाहिए। हम नेचुरल नंबर के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं पुट करेंगे, हमें फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर में सिर्फ हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, वहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर्स तो एकदम नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो पहले -1 मिलेगा। क्यों -1 मिलेगा ये भी याद रखिएगा। अगर किसी नंबर की पावर, माइनस वाले नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो वो रिजल्ट हमेशा प्लस में देता है। अगर किसी माइनस वाले नंबर की पावर ऑड नंबर में है तो रिजल्ट किस में देता है, माइनस में। तो जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो वो तो ऑड नंबर है, इस वजह से रिजल्ट किस में आएगा हमारा, तो जो रिजल्ट है हमारा किस में आ जाएगा, तो रिजल्ट हमारा माइनस आएगा पहला, फिर दूसरा प्लस आएगा, माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से कंटिन्यू आता जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा सीक्वेंस है। अब देखिए इसका अगर हमें रेंज लिखना है, इसकी रेंज देखिए सीक्वेंस में दो ही एलिमेंट आ रहा है। अगर हम लिखना चाहें इसमें या तो +1 आ रहा है या फिर -1 आ रहा है ना, तो या तो -1 होगा या +1, इसकी यही लिमिट है।
क्योंकि याद रखिए जब भी हम सेट लिखते हैं तो सेट में क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। वो जितनी बार एक ही एलिमेंट को अगर वो 10 बार भी आया है तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बताया था ये रेंज ऑफ सीक्वेंस। एक बात मैंने और भी आपको नोट करके बोला था कल कि याद रखिएगा कि जो सीक्वेंस होता है, अब उसका जो रेंज होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। मीन्स वो कोडोमेन का ही पार्ट होगा। जैसे मैंने ऐप सर्च यहाँ पे एन से आर डिफाइन किया था, जब हम इनपुट देते थे तो हमें आउटपुट मिल रहा था ना, तो जो हमारा रेंज है, जो हमारा रेंज आ रहा वो आर का क्या होगा, सबसेट होगा। जो ये आर वाला सेट मिलेगा हमारा हमेशा इसी में लाई करेगा रेंज, हमेशा इसके बाहर नहीं जा सकता। यहाँ तक हम लोगों ने किया था। इसके बाद मैंने आपको कांस्टेंट सीक्वेंस बताया था, कांस्टेंट सीक्वेंस भी बताया था। तो इसमें भी मैंने आपको बोला क्या था कि कांस्टेंट सीक्वेंस वो होता है, अब सीक्वेंस है तो मैंने पहले सबसे पहली बात उसको पहले कैसे लिखेंगे, अगर डिफाइन भी करना चाहे तो हमें लिखना होगा सीक्वेंस एन बोलेंगे। वो किस तरीके से, हमेशा सी के इक्वल, और सी क्या होगा हमारा, हर बार सी जो होगा एक ही नंबर आया कांस्टेंट में। जैसे मैं सपोज करिए एक सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 1 1 1, इस तरीके से बार बार लिख देता हूँ, मेरा ये है। अब इसका अगर हमें रेंज लिखना हो तो ये ऑलवेज एक सिंगलटन सेट आएगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट कंटिन्यू बार बार आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। हम देख रहे हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। जब हम इसका रेंज बताना स्टार्ट करेंगे तो हम जब रेंज लिखेंगे तो वन ही आएगा। जो हम क्या, अगर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, जिसको हम फाइव से लिखते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें थी, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अपर बाउंड और लोअर बाउंड को भी कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैंने कल बोला था कि अगर बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ना तो हमें सबसे पहले अपर बाउंड ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, लोअर बाउंड किसी सीक्वेंस का क्या होता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आज हम बाउंडेड सीक्वेंस को अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम बचा क्लास में तो हम उसको आज लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, याद रखिएगा लिमिट ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस में बहुत डिफरेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस अलग चीज़ है, ठीक है, और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस अलग चीज़ होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, सेम नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा किसी सीक्वेंस की एक ही लिमिट होती है, बट लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ। तो जब हम बाउंडेड सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या बताया था हमने कि बाउंडेड सीक्वेंस को पढ़ना है तो इसको पहले दो पार्ट में क्लासीफाई कर लिया था। एक तो हमने कल किया था बाउंडेड एबव सीक्वेंस किया था, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, और दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किया था। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस किया था हम लोगों ने। यहाँ तक जब हम लोगों ने किया था तो बाउंडेड एबव जब कर रहे थे तो कोई सीक्वेंस होता था, अगर उसमें, और उस सीक्वेंस में जब हम लिखते थे उसकी वैल्यू को, जब उसमें उस सीक्वेंस में उससे उस एक वैल्यू होती थी, जो उसमें आने वाले जितने भी टर्म होते थे अगर उससे छोटे होते थे तो वो सीक्वेंस का क्या कहलाता था, अपर बाउंड कहलाता था। बताया था नहीं बताया था मैंने आपको। फिर अगर मैं लोअर बाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे ये बाउंडेड बिलो की बात करूँ तो ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कल वाली क्लास में। तो चलिए इनको मैं एक बार फिर से करा देता हूँ ताकि आपको एकदम आसानी से हो क्लियर। तो चलिए एक बार फटाफट देख लीजिए। तो बाउंडेड एबव जो होगा, फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ, एक दो एग्जांपल और करा देता हूँ। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है ये देखिए, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होगा, बोलना है आपको, अ सीक्वेंस, यहाँ बोलिए पहले, अ सीक्वेंस एन इज said to be bounded above if। अब यही कंडीशन हमें बताना है कि हम सीक्वेंस को कब बाउंडेड एबव बोलते हैं और कब बाउंडेड बिलो बोलते हैं। अगर ये सीक्वेंस है तो मैंने बोला कि आपको इसमें एक वैल्यू होगी जो उस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर उससे उसमें और जो टर्म आएंगे उस सीक्वेंस के, उससे आने वाले हर टर्म क्या होंगे, उस सीक्वेंस से उस टर्म से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड एबव सीक्वेंस। अगर हम इसके एग्जांपल्स को लिखना चाहें तो जैसे हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, अगर हम बोलना चाहें यहाँ पे ए एन इक्वल टू लिख दें -1 की पावर n। अगर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, या -1 मिलेगा या 1 या -1, फिर 1 आएगा यहाँ पे, +1 -1, इस तरीके से आता जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पे +1 है, ठीक है, -1, देखिए -1 1 -1 और इस तरीके से आता जाएगा। तो देखिए जब ये सीक्वेंस मैंने लिखा तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। उससे छोटा वैल्यू क्या है हमारा, -1, मीन्स +1 से बड़ी वैल्यू इस सीक्वेंस में कहीं नहीं आ रही ना। तो ये जो +1 होगा इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड होगा। अगर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर किसी सीक्वेंस का
का जो रेंज होता है उसको, ठीक, हम उसको क्या कर सकते हैं, रियल नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैंने ये भी कल आपको करके दिखाया था। तो जब हम इसको रियल नंबर लाइन पे करके दिखा सकते हैं, तो मैंने बताया था, देखिए सपोज करिए 1 है हमारा, और यहाँ पे 0 बीच में, इधर आ जाएगा -1 है। तो देखिए अब जितनी वैल्यू है सारी क्या है, -1 ही आ रहा, तो हमेशा इससे छोटी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये इस सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। अगर लोअर बाउंड की बात करें ना, तो -1 ही सबसे छोटी वैल्यू, बाकी इससे जितनी वैल्यू है क्या है, सारी की सारी बड़ी है। तो ये सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ये अपर बाउंड हो जाएगा 1, और इस सीक्वेंस में -1 जो हो जाएगा लोअर बाउंड हो जाएगा। मतलब मैंने कल एक बात लास्ट में बोला था कि बाउंडेड सीक्वेंस वो होता है जो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो मीन्स इसको, ये एग्जांपल जो हमारा किस सीक्वेंस का हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी। अगर किसी सीक्वेंस में सिर्फ अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा, बस वो बाउंडेड एबव होगा। अगर लोअर बाउंड है तब भी वो बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा, बस वो लोअर बाउंड होगा। अगर उसमें दोनों कंडीशन फुलफिल होते, अपर बाउंड भी मिलता है हमें लोअर बाउंड, तो हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। चलिए, तो बाउंडेड सीक्वेंस का मैं आपको डेफिनेशन लिख के दे देता हूँ। बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड सीक्वेंस होता है क्या, देखिए अब हम बोलेंगे अ सीक्वेंस is said to be bounded if it is bounded above and bounded below। मतलब ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब कुछ कंडीशन भी होगा कि बस इतने से ही बात बन जाएगी, तो इतने से बात नहीं बनने वाली, इसमें कुछ कंडीशन है जो हमें पता होना चाहिए। मीन्स हमने बोला कि कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो, अगर वो दोनों है तो ही वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। तो बाउंडेड सीक्वेंस के डेफिनेशन को अगर लिखना चाहें हम, तो हमें बोलना क्या होगा कि देखिए एक नंबर इसमें होगा m और n, मान लीजिए एक स्मॉल m है और एक कैपिटल M हम ले ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सीक्वेंस होगा, पहली चीज़ तो जो हम मान ले रहे हैं स्मॉल m है, वो हमारे सीक्वेंस ले ए एन से क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल होना चाहिए। और जो m है उससे क्या होना चाहिए, उससे लेस देन होना चाहिए। मतलब इन्हीं के बीच में लाई करेगा। पहले तो देखिए छोटा है और फिर यहाँ पे बड़ा भी मिल रहा है, मीन सबसे बड़ी वैल्यू है और छोटी वाली वैल्यू मिल रही है हमें। तो हम ऐसे सीक्वेंस को जब इस तरीके से लिखा होगा, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। मीन्स जैसे अभी हमने वो वाला एग्जाम्पल लिखा था ना, -1 की पावर n वाला, तो अगर इसमें हम बोलना चाहें तो जो -1 है हमारा, वो लेस आर इक्वल किससे है, हमारे सीक्वेंस किससे, -1 की पावर n के लिए, और लेस देन किससे था, 1 से। मीन्स ये हमारा अपर बाउंड यहाँ शो कर रहा था, और ये जो -1 था हमारा यहाँ पे लोअर बाउंड शो कर रहा था। मीन्स दोनों कंडीशन एक साथ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, यहाँ पे इसमें बोला गया कि नहीं बोला गया। तो यही चीज़ जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस को हम बोलेंगे। बात सुनिए आप लोगों, तो ये होगा हमारा बाउंडेड सीक्वेंस का डेफिनेशन। बाउंडेड सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अब जैसे कोई एक सीक्वेंस लिख लीजिए, सपोज करिए आपने लिखा an = n, क्या लिखा, n। अब मैं कहूँ कि ये चेक करो कि बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है। तो आप जब n की वैल्यू पुट करोगे नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। तो देखिए ये मिला, लेकिन हमें इसमें इसका लोअर बाउंड पता है। मीन सबसे छोटी वैल्यू तो 1 हम बता ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमें पता ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो सीक्वेंस an = n लिखा है हमने, ये बाउंडेड बिलो तो होगा, बट ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं होगा। मतलब ये बाउंडेड एबव नहीं है, इसमें बाउंडेड एबव तो हमने ढूंढ ही नहीं पाया। अगर हम दोनों चीज़ों को ढूंढ लेंगे तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। अगर एक पार्ट मिलता है तो नहीं बोलेंगे। अगर बाउंडेड है, एबव है और बाउंडेड बिलो हम ढूंढ ही नहीं पाए, तभी नहीं बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। अगर बाउंडेड बिलो भी ढूंढ लिया, बाउंडेड एबव नहीं ढूंढ पाए, तो भी बाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें मिल गई, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू को बता लिया, मीन्स जितनी सबसे बड़ी वाला टर्म कौन होगा, सबसे छोटा, तब हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हैं। तो बाउंडेड सीक्वेंस ये बताना आपको कि जो क्या हो, बाउंडेड एबव भी हो और बाउंडेड बिलो। अब दूसरा अगर एग्जांपल आपको करना हो इस केस में, तो देखिए जैसे -1 की पावर, इसको चेंज करना चाहे, अगर हम दूसरे एग्जांपल को लिखना चाहें तो an = हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, -1 अपॉन -1 की पावर n/n लिख दिया हमने। ये एक सीक्वेंस है। अब जो n होता है हम नेचुरल नंबर ही पुट करते हैं। जब आप इसको पुट करोगे
तो चेक करो क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो जब n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो देखिए जब -1 की पावर 1/1, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये तो -1 ही आएगा, और अपॉन पे 1 तो डिवाइड होके -1 ही आएगा, नहीं आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करके लिखोगे यहाँ पे पहले क्या आएगा आपका -1 आएगा। अब जब आप 2 पुट करोगे तो ये तो प्लस में आ जाएगा, ये नीचे है, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे 3 पुट करोगे तो फिर देखिए वैल्यू और छोटी होने लगेगी। देखिए यहाँ पे जब 3 पुट करोगे तो माइनस आएगा, तो ये क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। और जब आप 4 पुट करोगे तो फिर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। फिर 5 पुट करोगे तो -1/5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और फिर इस तरीके से जब आप पुट करते जाओगे तो देखो जब आपने यहाँ तक पुट कर लिया, अब आप इसमें बताना चाहो इसका अपर बाउंड क्या है और लोअर बाउंड क्या है, तो जब आप पुट कर रहे हो लगातार नेचुरल नंबर्स को पुट करते जा रहे हो, तो ये कहा जाएगा कि आप देख लो इसमें अगर आपको अपर बाउंड भी मैक्सिमम इसका लोअर बाउंड भी फाइंड कर सकते हो, और अपर बाउंड भी अगर आपने ढूंढ लिया तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोलोगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलते हो। बात समझ आएगी तुम्हें। तो जब इतनी चीज़ आप कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका बाउंडेड सीक्वेंस, यहाँ से आप बता सकते हो। इसके बाद का जो पार्ट था हमारा वो था मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब देखिए दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस मॉडुलस में दे दिया, मॉड लगा के an दे दिया, मॉड में लिख दिया, ठीक है। अब an जो होगा अगर हम इसको बाउंडेड सीक्वेंस तभी बोलेंगे जब इसकी वैल्यू लेस देन k से होगी कि नहीं होगी। अगर एक नंबर होगा k और k कहाँ किसका पार्ट होगा, रियल नंबर होगा हमारा, कोई भी हो सकता है। जब ये उस k से छोटा होगा मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, -k से लेस आर इक्वल, ठीक है। और -k से लेस आर इक्वल और k से क्या होगी, लेस देन होगी, लेस आर इक्वल। तो ऐसे जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी ये जब इस फॉर्मेट में कोई सीक्वेंस दिया होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब उसमें लोअर बाउंड भी हमारे पास होना चाहिए और अपर बाउंड भी होना चाहिए। मतलब उसकी सबसे छोटी वाली वह सबसे छोटा टर्म क्या, जिससे आने वाले सारे टर्म बड़े हो, वो लोअर बाउंड हो जाएगा। और अपर बाउंड वो होता है जिससे हर टर्म आने वाले क्या हो, छोटे हो, मतलब वो सबसे बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उस सीक्वेंस के टर्म का। बात नहीं ना। तो इतनी बात आपको करके बतानी होगी। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। जब इस टर्म को हम लोग पढ़ेंगे तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जब पढ़ेंगे हम लोग, तो देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी एकदम आसान सा टॉपिक है। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लिखेंगे, देखिए एक सीक्वेंस है तो इसमें भी एक रूल होगा, सर्टेन रूल कंडीशन फॉलो तो होगा ही होगा, ठीक है। इसमें भी हम अगले टर्म्स को बता ही सकते हैं। तो देखिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो होता है ना, जैसे एक सीक्वेंस हमारा an, ठीक है, ये लेस देन होगा अपने आने वाले अगले टर्म से, मीन्स an+1। मीन्स ऐसा सीक्वेंस लिखें जिसमें इसका जो पहला टर्म है वो अपने आने वाले अगले टर्म से क्या हो, हमेशा छोटा हो, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करेगा ना, तो an जो होगा हमारा वो लेस ग्रेटर देन हो जाएगा, किससे, an+1 से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। मतलब जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे हमें बड़ी वैल्यू मिलती थी, यहाँ पे क्या मिलने लगी, छोटी। मीन्स अगला टर्म जो होगा सीक्वेंस का, ये डिक्रीजिंग वाले में छोटा हो जाएगा और इंक्रीजिंग वाले में बड़ा होता है। अगर हमेशा अगला टर्म किसी सीक्वेंस का आने वाला टर्म जो पहले टर्म से बड़ा होगा तो इसको बोलते हैं मोनो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर हर बार छोटा मिलेगा तो हम ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख के दिखाते क्या है, उस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो जब इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम बोलेंगे क्या, अ सीक्वेंस an is said to be, अब हम लोगों ने बोल दिया सीक्वेंस an है is said to be monotonic इंक्रीजिंग। अब इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलना है। अब हमें वही कंडीशन बताना है कि कब क्या होना चाहिए, इफ। अब हमने बोला an+1 जो होगा इस an से बड़ा होना चाहिए। मीन्स सीक्वेंस का जो पहला टर्म पिछला वाला टर्म था उससे जो अगला टर्म लिखेंगे हमेशा बड़ा मिलेगा। तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर ऑल जो n होगा स्मॉल n वो किस में रहना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करने से। मीन्स हम जो भी n की वैल्यू पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे। जब ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा,
मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। बात समझ में आई? तो जब ऐसे सीक्वेंस को लिखेंगे तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। और देखिए अगर हम इसके एग्जांपल्स को करना चाहें, अगर मैं लिखूँ एक सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 3, 5, 8, फिर यहाँ लिख देता हूँ, कितना लिखा, डॉट 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 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं अगर इसका पहला टर्म जो है दूसरे टर्म से क्या है, छोटा है कि नहीं है। अगर हम देखना चाहें यहाँ 3 जो है लेस देन है 5 से, मतलब ये इसका अगर मान लीजिए पहला टर्म है, ये दूसरे टर्म से क्या है, छोटा है। मीन्स अगर मान लीजिए अगर इसका nth टर्म लिखे अगर इस सेक्वेंस का, तो ए एन भी कुछ आएगा, बट वो भी क्या होगा, अपने आगे आने वाले टर्म से क्या हो जाएगा, छोटा होगा कि नहीं होगा। ए एन प्लस वन जब करेंगे हम, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। मीन्स nth टर्म में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हम उससे एक टर्म आगे चले जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो वो टर्म हमारा क्या कहलाएगा, ये बड़ा मिलने लगेगा। तो जब ऐसा सीक्वेंस में मिलेगा तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो ठीक है, इतनी बात थी। अब इसके एग्जांपल्स को करते हैं, कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जिनको हमें जानना होगा। तो देखिए अभी तक यहाँ तक जो हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोगों ने इतने बोल लिया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग किया, ए एन प्लस वन को ए एन से ग्रेटर बताया। अगर आने वाला टर्म जो होगा अगला पिछले वाले टर्म से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा सीक्वेंस अगर लिखा होगा तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए क्या होता है, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को अदर वर्ड्स में इसको क्या बोलेंगे, जैसे ये कंडीशन आपको याद दी थी ना, बोल देना कि वो सीक्वेंस जिसका अगला टर्म नेक्स्ट टर्म हमेशा पिछले वाले टर्म से क्या होगा, बड़ा मिलेगा, तो ऐसे सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हो। अब क्या होता है, कई सारे बुक्स में एसएन भी लिखा होता है सीक्वेंस को डिफाइन करते वक्त, तो जो हम लोगों ने आर लिया था वहाँ पे एस लेगा, सबसेट बोलेगा, जो हम बता रहे थे। यहाँ ऐप सच दैट मैंने एन टू आर लिखा था, बहुत सारी बुक में एस लिखा हो सकता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक नॉन इम्पटी सेट एस लेके डिफाइन किया गया, ठीक। तो देखिए जब यहाँ एस एन लिखा होगा तो वो भी दिक्कत नहीं है, तो एस एन जो होगा हमारा लेस देन होगा किससे, एस एन प्लस वन से होगा। जब ऐसा लिखा होगा तब भी आप क्या बोलोगे कि हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस को ही शो करा। सीक्वेंस को ए एन से हम लिख रहे थे, मैंने बताया था, बहुत सारी बुक में मैंने बताया था आपको एसन से भी लिखेगा। बस याद रखिए सीक्वेंस को इस सिंबल के अंदर ही लिखना होता है, या फिर हम सीक्वेंस लिख के एसन लिखे या एन लिखे, बात यही बात है, ठीक है। तो जब यहाँ तक हम लोगों ने किया था तो ये था। अब देखिए इसके बाद अगर कुछ इसके ये हो गया, अब इसके बाद मोनोटोनिक डिक्रीजिंग को अगर हम लोग लिखना चाहें, तो देखिए अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिखेंगे, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग लिखेंगे तो उसमें भी सेम डिफाइन करना है, कुछ नया नहीं करना है। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, चलिए बोलिए। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगा जिसका अगला टर्म क्या होगा, पिछले वाले टर्म से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब वो हमेशा क्या करेगा, कंटिन्यू डिक्रीज करता जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे बोलेंगे अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ। अब यही कंडीशन हमें बताना है। अभी तक हमने कंडीशन में क्या लिखा था, इंक्रीजिंग के केस में, कि जो ए एन होता है हमारा लेस देन ए एन प्लस वन से होता था। बट यहाँ के केस में क्या है, जस्ट इसी का उल्टा कर दो आप, जो ए एन प्लस वन होगा, ठीक है, वो लेस देन कर देना हमें। ए एन प्लस वन जो होगा वो लेस देन अगर ए एन से होगा, और ऑल जो एन होगा हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। जब ऐसा कंडीशन आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलोगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलोगे। मतलब इस सीक्वेंस का क्या बोलेंगे हम, अगर लिखेंगे ऑर्डर को, तो जो इसका पिछला टर्म होगा, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 8, 5, 3, 8, 5, 3 नहीं, या 2 लिखिए, तब अरेंज हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे, बढ़ाते चलिए -1, धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पहले क्या था डिफरेंस, इनमें 5 का था, 3 का था, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ भी 3 था। अब यहाँ से बैक जाएंगे, मतलब देखिए हर बार क्या हो रहा है, टर्म छोटा होता है। पहले ये बड़ा था, फिर ये देखिए माइनस हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे भी ये क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा। जब ऐसा केस मिलेगा हमें बार बार, तो हम ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। बात सुनिए आपको, तो हम ऐसे सीक्वेंस को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर इनके एग्जांपल्स को करना हो, अगर मैं लिख दूँ, इनका एग्जांपल लिख देते हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक सीक्वेंस है हमारा ए एन, ठीक है। अगर इनके एग्जांपल को लिखना हो तो इधर आप पहले एक सीक्वेंस को डिफाइन कर लो, किसको लिखना चाहते हो। मान लीजिए मैंने इसके सीधे डायरेक्ट टर्म्स को लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ। तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, -1, 3/2, -1, 3/2 कर लिया हम लोगों ने। इसके बाद जब हम इसके आगे लिखेंगे, तो देखिए पहले तो हमने लिखा -1, 3/2 लिखा, फिर क्या कर रहे हैं,
2 लिख दे रहे हैं और उसके बाद क्या कर रहे हैं -5/2 लिख दे रहे हैं। इस तरीके से जब हम लिख रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा कि ये टर्म जो था हमारा क्या था -1 जो था, ये देखिए ये हमारा किसको शो करा, ये -1 है, फिर 3/2 हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ तो ये बड़ी मिले, यहाँ पहले आप माइनस लगाइए तब ज़्यादा बेहतर आएगा। तो देखिए -1 था, फिर -3/2 था, फिर देखिए ये सबसे क्या था, ये बड़ा था, फिर इससे छोटा वैल्यू मिल गया -1.5 हो गया, फिर -2 तक चले गए। मीन्स इसको एकदम क्लियर लिख दिया जाए, पॉइंट के फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ -1 -1.5 -2, ठीक है, -2.5 इस तरीके से लिख दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए इसमें जो 1 है, ये हमारा पहला टर्म है, जो अगला टर्म है इससे क्या है, छोटा है कि नहीं है? तो जो हमारा an है, वो क्या है, ग्रेटर है किससे, an+1 से है कि नहीं है? मीन्स an+1 जो हमने लिखा है लेस देन an, ये वही बात शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जब ऐसा सीक्वेंस लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। बात समझे? तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बोलते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, हम साइड हो गए। चलिए अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा, उसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं सीक्वेंस का। एक सीक्वेंस an है, हम इसको लिखते हैं, इधर सीक्वेंस को लिख रहे हैं हम लोग। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन करता हूँ, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में देखिए क्या हो रहा है, जो पहला टर्म है a1 a2 a3 इस तरीके से है। तो जो a1 है हमारा वो क्या है, लेस देन है a2 से, है कि नहीं है? इसी तरीके से a2 जो है वो भी लेस देन है a3 से। a4 जो है वो क्या है, a2 लेस देन a3, a3 जो है a4 से लेस देन होगा, यहाँ लिखिए आप, ठीक। तो a4 से हो रहा है, ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा लगातार, मतलब जो इसमें जो मान लीजिए अगर यहाँ पे इसी तरीके से हम आगे करेंगे कंटिन्यू, तो यहाँ पे an लिखेंगे तो लेस देन किससे होगा, an+1 टर्म से होगा कि नहीं होगा? जब ऐसा केस मिलेगा तो मतलब वैल्यू क्या आ रही है, धीरे धीरे लगातार इंक्रीज कर रही है। मीन्स an जो है हमारा लेस देन है किससे, an+1 से है, या इसी को और करके आप ऐसे लिख लो, an+1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, an से, होगा कि नहीं होगा? बात तो एक ही चीज़ दोनों जगह कही जा रही है कि नहीं कही जा रही? मीन्स इसका जो आगे टर्म है हमेशा बड़ा मिल रहा, तो ऐसा सीक्वेंस जब लिखा हुआ मिलेगा तो आप उसको क्या बोलोगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलोगे। अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले, या सेक्शन ए में भी आ सकते हैं, चेक करो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर है तो इसका अपर बाउंड बताओ, लोअर बाउंड बताओ, तभी मैं उसको भी करा रहा हूँ, पहले आप इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हमारा, अब देखिए यहाँ तक आपने जब कर लिया, अब आपने जब इसको किया तो देखिए इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर सकते हो। इस सीक्वेंस का जो सबसे छोटा टर्म है, लोअर बाउंड है, वो कितना हो सकता है? देखिए इस सीक्वेंस में क्या है, जो 3 है, इससे आने वाला हर एक टर्म क्या है, इस सीक्वेंस में जितने टर्म है उनसे बड़ा है कि नहीं है? है कि नहीं? 3 से बड़ा 5 है और 3 से बड़ा 7 है। मीन्स जितने टर्म है सबसे छोटा कौन है? मीन्स इससे जितने भी आने वाले टर्म होंगे बड़े होंगे। तो इस सीक्वेंस के लिए जो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा लोअर बाउंड होगा कि नहीं होगा? बट हम इसके अपर बाउंड को ढूंढ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमें तो पता नहीं है, नेचुरल नंबर का पार्ट है। अब इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये लोअर बाउंड तो है बट क्या ये बाउंडेड होगा? ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है, ये बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, वो बोल सकते हैं। बात समझ में आई? तो आपको ये भी चेक करने के लिए आ सकता है कि चेक करो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, साथ में बोल देगा या नहीं है। तो इतनी बातों को आपको चेक करना है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, अगर उसमें भी आप चेक करना चाहो तो देखिए जो मैंने यहाँ लिखा था, ये -1 जो है ये सबसे क्या थी हमारे सीक्वेंस में, बड़ी वैल्यू है। इससे जितने भी टर्म आ रहे हैं सारे क्या हो रहे हैं, लगातार डिक्रीज कर रहे थे। तो -1 इस सीक्वेंस के लिए क्या था, यहाँ पे अपर बाउंड था, बट इसके लोअर जो सबसे छोटा टर्म होगा हम उसको भी नहीं बता पा रहे। लगातार ये डिक्रीज करते हुए सीरीज आगे चलती जा रही है कि नहीं चलती जा रही है, तो हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे। तो इसलिए इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें बाउंडेड एबव है, और जो अभी हमने किया था ये वाला, ये बाउंडेड बिलो था हमारा। बात समझ नहीं समझ? अगर लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ एक ही क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस भी बोल देंगे, और साथ में अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है आप उस चीज़ को भी बताओगे सीक्वेंस में। बात समझ में आई? तो ये था आपका टॉपिक। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट पॉइंट की। अब लिमिट पॉइंट और लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए जो सीक्वेंस होता है सबकी अपनी लिमिट होती है काम करने की, सीक्वेंस की भी लिमिट है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, इस बात को भी समझिए। तो लिमिट ऑफ जो सीक्वेंस होगा ये भी करना है हमें। तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस को डिफाइंड कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस को सपोज करना होगा। हम सपोज करेंगे कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस लेंगे, अब ऑफ रियल नंबर ले लेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद बोल लेंगे फॉर ऑल या फॉर एवरी, बोले बात तो एक ही है। उसके बाद एक हम नंबर एप्सिलॉन सपोज करेंगे जो क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, और जो एप्सिलॉन होगा हमारा ना, ये हो जाएगा एक 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू है। और एक नंबर और लेंगे जो m, जो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा नेचुरल नंबर का ही पार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक लेंगे तो हम अभी लिमिट को लिखेंगे कैसे, देखिए आप बोले पहले लिखिए लेट अ सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, लेट अ सीक्वेंस an, क्या लिखा हमने, लेट अ सीक्वेंस an। ठीक है, यहाँ बोला लेट अ सीक्वेंस an हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद यहाँ बोलेंगे ऑफ अ रियल नंबर, किसका है, रियल नंबर का हमारा एक सीक्वेंस है, क्योंकि जो हम लिखेंगे तो सारे नंबर का कलेक्शन रियल नंबर होता है। अगर हम लिख देंगे तो रियल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे। अगर सिर्फ यहाँ नेचुरल नंबर लिखेंगे तो हमें ऐसे सीक्वेंस को लिखने होंगे जिसमें से क्या आता है, नेचुरल नंबर, हम बाउंड हो जाएंगे भी यानी, इसलिए मैंने रियल नंबर लिख दिया। आप कोई भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन लिख दे, डेसिमल लिख दे, सबके सब कंटेंट कर लेगा, बात समझ। तो यहाँ तक जब हम लोगों ने लिखा कि लेट अ सीक्वेंस an ऑफ अ रियल नंबर, जो हम लोगों ने लिखा, तो इसके बाद अब हम आगे बोलेंगे। ठीक, तो रियल नंबर बोल दिया। ठीक है, यहाँ लिखिए इफ फॉर एवरी, या फॉर ऑल भी लिख सकते हैं आप, फॉर एवरी इसको सिंबल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फॉर एवरी। अब क्या बोला मैंने, एक आप एप्सिलॉन सपोज करोगे, एप्सिलॉन जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा हमारा, 0 होगा, यहाँ तक बोलेंगे। और देयर एग्जिस्ट एक नंबर होगा m, होगा कि नहीं होगा, जो m होगा हमारा कहाँ का बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो इस तरीके से जब होगा तो लिमिट क्या हो जाएगी सीक्वेंस की, एस एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एन माइनस एल जो होगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से होना चाहिए। फॉर ऑल जो होगा हमारा एन जो होगा, एन की वैल्यू जो होगी हम पुट करेंगे नेचुरल नंबर की, वो लेस आर इक्वल किसके होनी चाहिए, एम के होनी चाहिए। मीन्स जो एम होगा हमारा, उससे जो एन की वैल्यू है हमेशा या तो इक्वल होगी या छोटी होगी। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे क्या है, वो सीक्वेंस की लिमिट है। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक सीक्वेंस हमने लिखा ए एन इक्वल टू 1/n लिखा हमने। यहाँ तक जब हम लोगों ने लिखा तो अब मान लीजिए n की वैल्यू आप पुट करोगे, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, 1, 1/2, 1/3, इस तरीके से, फिर 1/4, 1/5 और ये एंड सो ऑन। इस तरीके से एक सीक्वेंस मिल रही नहीं मिल रही, आपको एक सीक्वेंस मिला। अगर आप इसको एक कोऑर्डिनेट पे ड्रा करके देखोगे, मान लीजिए आपका 1 यहाँ है, इस पे 1 इधर है। ठीक है, तो जब आपने क्या किया कि 1 पुट किया तो आपको यहाँ मिला है, मान लीजिए आपने यहाँ बताया, ठीक है, इधर ले लिया। लेकिन जब आपने क्या किया, दोनों के बीच का पॉइंट ला के यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक, यहाँ पे ला लीजिए। लेकिन जब आपने 1 बाई यहाँ पे 2 पुट किया है, तो देखिए जब यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो जब आपने 2 पुट किया तो 1/2 आ गया, मतलब इसके बीच में वैल्यू आ गई नहीं आ गई, यहाँ पे आ गया। फिर जब आप ऐसे ही आगे 3 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, 4 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, 5 पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा इस पर। फिर उसके बाद जो वैल्यू पुट करोगे इसी पे लाई कर जाएगा। मतलब देखिए एक ऑर्डर ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। मतलब देखिए अब इसके बाद 5 के बाद, जो 5 से बाद जो हमारा नंबर पुट करेंगे, जो भी m की वैल्यू, वो क्या होगा, इसके सारे 5 के नेबरहुड में लाई करेगा कि नहीं करेगा, इस पे लाई करेगा कि नहीं करेगा। तो ये इस सीक्वेंस के लिए क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस वैल्यू, मतलब 5 के बाद अगर जो वैल्यू होगी सारी इससे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो यही बात हमें बताना था यहाँ पे। ठीक है, तो जब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया तो ये था। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से था, ये था सीक्वेंस का डेफिनेशन। आप बताओगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस अलग चीज़ है। ठीक है, ये कैसे डिफाइन करेंगे, एक सीक्वेंस एन बोलेंगे ऑफ रियल नंबर, वहाँ पे बोलेंगे इफ फॉर एवरी या फॉर ऑल, लिखिए सिंबल है ये लगाना है आपको। ठीक है, एप्सिलॉन होगा एक जो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ऑफ देयर एग्जिस्ट किस तरीके से होना चाहिए, वहाँ पे एक m होगा, नंबर एक m होगा जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करने, सच दैट सीक्वेंस क्या होगा तब, ए एन माइनस जो l होगा हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। फॉर ऑल जो n होगा वो या तो इक्वल हो सकता है m के, या लेस होगा। बात सुनिए, तो जैसे हमने यहाँ ड्रॉ किया था तो हमारा 5 के बाद देखिए मर्ज कर रहा था नहीं कर रहा था, हम 5 के यहाँ ले सकते थे नहीं ले सकते थे, तो इक्वल हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, वही चीज़ उसकी क्या कहलाएगी, लिमिट। और याद रखिएगा सीक्वेंस की क्या होती है, बस एक ही लिमिट होती है, एक ही लिमिट पे वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सीक्वेंस की सिर्फ एक यूनिक लिमिट होती है, एक ही होती है। बात सुनिए, तो यूनिक लिमिट होती है इसकी। अब इसके बाद जो बात करनी है हमें, अगर हम इसके क्वेश्चंस को करना चाहें, तो अगर हम क्वेश्चंस को भी करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं। देखिए जब इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो हमें क्या करना है कि एक सीक्वेंस मैंने मान लीजिए ए एन लिख रहा है, ठीक है, ए एन इक्वल टू -1 की पावर क्या कर दे रहे हैं, फिर से एन लिख दे रहे हैं, बार बार यही कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, -1 की पावर एन लिख दिया हम लोगों ने। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए क्या आएगा, -1 1 -1 1 -1, इस तरीके से आता जाएगा, लगातार आएगा कि नहीं आएगा। तो जब यहाँ तक आ जाएगा, अगर हमें इसकी लिमिट प्रूव करनी है,
कि इसकी लिमिट होगी, एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, अब ये बात बतानी है। तो देखिए हम सबसे पहले एक सीक्वेंस an था, तो देखिए अगर इसमें मैक्सिमम क्या हो रहा है, -1 है, मिनिमम है और मैक्सिमम 1 तक की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो देखिए जब हम यहाँ करेंगे पहले सीक्वेंस को सपोज कर लेंगे हैज़ लिमिट, इसकी एक मान लेते हैं n, क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, हमें चेक करना है, हमें बताना है। तो वो यहाँ सपोज कर लीजिए आप, या लेट लिख दीजिए, लेट द लिमिट ऑफ सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस an इज l। तो हमने मान लिया l क्या है, इस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो जो n को हम लोगों ने l को क्या बोला, इस सीक्वेंस की लिमिट सपोज कर लिया हम लोगों ने। अब इस l को कैसे लिमिट सपोज किया है, तो अगर ये l है और फॉर ऑल यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, देयर एग्जिस्ट m जो होता है वो क्या होगा, लेस, यहाँ पे n जो होता है हमारा, ठीक है, एक नंबर होता है n जो होता है ग्रेटर आर इक्वल किसे होगा, m से, मतलब एक नंबर m होगा उससे ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए, यहाँ तक का कंडीशन हम बताते थे, यहाँ तक लिखते थे। तो इसको आप सीधे सीधे लिख लो कि जो n होगा हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, जो m लिखेंगे हमारा किसका पार्ट होगा, वो नेचुरल नंबर का पार्ट होगा, मैं यहाँ तक लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो अगर अब ये मैंने बोल दिया तो सच दैट अगर हम इसको लिखना चाहें तो an लिखेंगे पहले, -l जो होगा वो किससे लेस देन होगा, एप्सिलॉन से होगा, डेफिनेशन ऑफ लिमिट से तो यही होगा कि नहीं होगा। अब फॉर ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बताना होगा कौन सा नंबर कहाँ लाई करा नहीं करा, कौन किससे ग्रेटर होगा। तो हमने जब डेफिनेशन लिखा था n ग्रेटर आर इक्वल, हम m के लिख रहे हैं, बात सुनिए। जब यहाँ तक लिखा तो an की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे सीक्वेंस यही है, तो इसको यहाँ पे लाके पुट कर दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए जब an की वैल्यू -1 की पावर आप n पुट करोगे, -l करोगे, लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक करोगे। फॉर ऑल लिखोगे आप, n जो होगा ग्रेटर आर इक्वल किसके हो जाएगा, m के करेंगे, बात सुनिए। अब देखिए यहाँ पे n की पावर अगर इवन नंबर करेंगे तब अलग रिजल्ट मिलेगा, n की पावर ऑड नंबर करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करना है, इवन और ऑड दोनों आएंगे। अब यहाँ पे पहले लिख दें, यहाँ पे लिख दीजिए इफ n इज इवन, जब हम n को इवन लेंगे तब क्या मिलेगा, अगर n को इवन लिया हमने तो ये, या पहले यहाँ पे लिख लीजिए इवन, ठीक है। तो जब n को आप इवन लिखोगे तो n की पावर इवन करोगे तो ये 1 - l आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। और दूसरा केस जब हमारा n क्या होगा, n इज ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए, नंबर हो जाएगा, तब क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, -1 और ये -l होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। अब यहाँ पे ये कंडीशन साथ में लिख दीजिए, देयर एग्जिस्ट, ये जो वाला था n ग्रेटर आर इक्वल m होगा, यहाँ पे ये फॉर ऑल है, सॉरी, n ग्रेटर आर इक्वल m हो जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल है, फॉर एवरी। जब इतनी बात हम लोगों ने कर लिया, अब कुछ नहीं करना, इनको आप क्या करो कि देखो अब इनको हमें क्या करना है, जब ये 1 था, अब यहाँ सपोज करो कि 2, क्या ले लेते हैं हम लोग, 2 लिख रहे हैं। अब 2 लिखेंगे तो जब 2 का मॉडुलस करेंगे, यहाँ पे जैसे 2 है हमारा, लिख रहा है, हमने लिखा 2, अब हम एक पार्ट यहाँ 2 लिखा हमने, 2 का मॉडुलस किया। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड में 1 + 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो 1 होगा हमारा, 1 + 1 होगा। और आप जानते हो कि जो यहाँ पे 1 जो है हमारा किसके इक्वल आएगा, जो 1 हम पुट कर रहे थे, तो वो हम जब 1 पुट किए थे तो हमारा किसके इक्वल आया था यहाँ पे, तो जो हमने 1 पुट किया, तो देखिए यहाँ पे 1 जो होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको ऐसे लिखिए, तो 1 जो होगा इसको हम 1 + l लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। यहाँ से इसको प्लस ना लिख के माइनस लिखिए, ज़्यादा बेहतर आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 - l करते हैं, और उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, 1 - l लिखा हम लोगों ने, उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे +1 लिख के, और फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, +l लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। जब यहाँ तक हम लोग कर देंगे, जब हम इसको +l लिखेंगे, यहाँ पे +l लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद जब आप इसको क्या करोगे, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, अगर x + y होता है तो मॉड क्या से बाहर आएगा, तो मॉड ऑफ x हो जाता है, प्लस मॉड ऑफ क्या होता है, y होता है। ये लगाया, हाँ, यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, जब मॉडुलस से इसको बाहर लाएंगे तो ये इसी तरीके से वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, तब ये लेस आर इक्वल हो जाएगा किसके, 1 - l प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + l के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज़ कर दिया। अब जब इतनी प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया तो 1 - l जो था हमारा लेस देन एप्सिलॉन था, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और 1 + l भी जो था हमारा, वो भी क्या था, लेस देन ही एप्सिलॉन था। जब इतनी चीज़ें हमारे पास, दोनों चीज़ें क्या थी,
कि लेस देन एप्सिलॉन थी कि नहीं थी, है ना। तो जब इनको आप यहाँ पे पुट करोगे कि 1 + 2l, तो देखिए ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा। और ये किसके इक्वल था हमारा, यहाँ पे 2 के इक्वल है कि नहीं है। अब 2 = 2 एप्सिलॉन, जब आप ये देखिए यहाँ पे जब हमें क्या मिल गया, अब यहाँ से हमने बोल दिया, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि 2 जो है हमारा लेस देन है 2 एप्सिलॉन से। अब जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे, मान लीजिए अगर हमने 1/2 पुट किया, तो 2 क्या लेस देन होगा कभी, अब ये कैंसिल हो गया, तो 2 कभी लेस देन 1 से होगा नहीं ना। तो इस केस में क्या होगा, ये इसकी लिमिट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन द, ये कंट्राडिक्ट शो करेगा। अगर लिमिट होता तो यहाँ पे ये चीज़ें होती, तो ये हम बोलेंगे ये कंट्राडिक्ट शो कर रहा, इस सीक्वेंस की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब इतनी चीज़ें हम बोल देंगे तब बताएंगे। अगर हम इसको ग्राफिकली भी देखना चाहे बना के, तो देखिए जब हम बनाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए इधर हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इधर भी 1 लिखा, 2, 3। तो जब हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर रहे थे, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, जब हम यहाँ 1 कर रहे थे तो रिजल्ट माइनस में मिल रहा था, ठीक है। तो हम मान लीजिए एक बार नीचे आ गए, और जब एक बार प्लस पुट कर रहे हैं, वो इवन नंबर पुट कर रहे हैं तो ऊपर आ रहा है, फिर नीचे ऊपर, इस तरीके से आ रहा था। कोई एक देखिए डेफिनेट नहीं मिल रहा, कहीं पे नहीं मिल रहा फिक्स, ये हमेशा ऐसे चलता जा रहा था। हम बोलेंगे क्या कि इस सेक्वेंस की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ तक हमें बोलना होगा। बात सही है आप लोगों को। और एक बात और याद रखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 + l कैसे है, ये बताइए, -1 और -l था मॉडुलस में, अगर हम इसको कॉमन करके -1 + l लिख दें, और आपको पता है कि मॉडुलस जो होता है हमेशा क्या वैल्यू देता है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ से इस चीज़ को लिखा गया है। ये था आपका क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है कि शो करो कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो आप इस तरीके से यहाँ तक करोगे, साथ यहाँ 2 एप्सिलॉन तक लिखोगे, और फिर बताओगे कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन आपने फाइंड किया है, यहाँ पे जो ये 2 है, लेस देन 2 एप्सिलॉन से, अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मान लीजिए अगर हमने पहले ही 1/2 पुट कर दिया, 1/2 पुट कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और क्या 2 कभी 1 से लेस हो सकता है, नेवर, ये नहीं हो सकता। अगर यहाँ कुछ और वैल्यू होती, मान लीजिए 3 होता, तो 3 से लेस होता, उस केस में हम बोल देते, बट यहाँ पे हमें मिला ही नहीं लेस देन, हमें तो उल्टा मिल रहा, कंट्राडिक्ट मिल रहा, तो मतलब हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग हो गया, ये चीज़, इसकी लिमिट ही कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ये था आपका एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद का जो एक क्वेश्चन और है, देखिए क्या, एक सीक्वेंस होगा हमारा an, वो हम लिख रहे हैं 1/n है, तो कहा जा रहा है कि शो करो। अगर हमें कह दिया जाए कि शो दैट करना है कि लिमिट इसकी, हमें शो करना है कि इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 1/n की वैल्यू क्या है, 0 होती है, मतलब ये इसकी लिमिट है, ठीक है। शो करना है, तो देन शो दैट ये क्या होता है हमारा, 0 होना चाहिए। हमें इसकी लिमिट को ही शो करना है, कुछ नया नहीं करना। फिर से हम लोग सीक्वेंस को ही सपोज करेंगे, लेट an बी अ सीक्वेंस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें करेंगे तो सबसे पहले लिख दो, यहाँ पे लिखो लेट, तो लिमिट इसको लिखो पहले, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n = 0, यहाँ तक लिखा हम लोगों ने। जब यहाँ तक लिखा, अब यहाँ n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा, देन अब कब कंडीशन क्या था हमारे पास, जो एप्सिलॉन होता था वो ग्रेटर देन 0 होता था, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती थी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आते थे। और दूसरी चीज़, तब हमारा जो 1/n जो होगा वो लेस देन किससे होगा, और जो हमारी लिमिट की डेफिनेशन थी क्या थी, an - l जो होता था वो लेस देन क्या होता था, एप्सिलॉन से होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ पे जब n है हमारा क्या है, वही an है, इसको जब हम आप पुट करेंगे यहाँ पे ला के लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/n माइनस, अब ये हमारा l होता है, क्या होता है, l होता है क्वेश्चन में, ये जो गिवन पार्ट है ये l होता है। तो इसको यहाँ पे आप लिखोगे 0, ये लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से होगा, मीन्स 1/n क्या हो जाएगा हमारा, लेस देन एप्सिलॉन से है कि नहीं है, यहाँ तक है। 1/n जो है लेस देन एप्सिलॉन है। अगर आप एप्सिलॉन, यहाँ पे तो देखिए हमने एप्सिलॉन की कर रखी है, अगर हम n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 जो एप्सिलॉन है, 1/एप्सिलॉन जो हो जाएगा हमारा, वो तब किससे हो जाएगा, लेस देन n से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n इधर आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर ला के हम डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर देंगे। जब यहाँ तक आप इसको लिखोगे तो 1/n जो हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन से हो जाएगा, यहाँ तक हमने बोल दिया। अब देखिए अगर 1/n जो है लेस देन एप्सिलॉन है, तो जो हम n लिखते थे वो ग्रेटर आर इक्वल m लिखते थे, मतलब ये क्या शो करने लगेगा, 1/एप्सिलॉन क्या हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, m को शो करने लगेगा। यहाँ पे क्या बताएगा ये हमें, m। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। तो 1/n जो है लेस देन एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लेस देन 1/n से हो जाएगा। बात सुनाई, देखिए वही बात हो गई, क्या n जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1/एप्सिलॉन से हो जाएगा।
तो देखिए जब 1/ε से लेस देन हो गया तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारा m हो जाएगा। अब इसी को हमें सपोज़ करके लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेक या लेट लिख लीजिएगा आप, जो लिखना हो। हम लिख दे रहे हैं लेट, टेक लिख दे रहे हैं। m इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 1/ε, मतलब 1/ε हो गया हमारा क्या, जो कि m है हमारा। हम उसको m सपोज़ कर ले रहे हैं क्योंकि ये n से क्या है हमारा ग्रेटर है, ठीक है। n m जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1/ε ले लेना है हम उसको, ठीक है। तो जब आप उसको 1/ε बोल रहे हैं, यहाँ तक आप बोल दोगे तो 1/ε ले लिया आपने, उसको बता दिया ग्रेटर। अब यहाँ बता दिए फॉर ऑल एप्सिलॉन जो होता है हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, और देयर एग्जिस्ट m जो होता है हमारा वो कहाँ बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में ही होता है, नहीं होता, नेचुरल नंबर से लिखते हैं उसको। तो यहाँ तक आपको बताना होगा। अब देखिए अगर ये एप्सिलॉन है तो फिर हम इसकी लिमिट यहाँ पे लिखना चाहेंगे, तो अब देखिए हमको लिखना होगा क्या, हम लोग लिमिट के डेफिनेशन में क्या बोले थे, an-l लिखे थे, लेस देन एप्सिलॉन किया था कि नहीं किया था हम लोगों ने। इस वाले कंडीशन को हमें फिर से यूज़ करना होगा और फिर से एक बार लिख के हम अप्लाई करेंगे, और फिर तब जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करके दिखाना है कि 0 पे जाके खड़ उतनी चाहिए, इसकी लिमिट है, इससे पे जाके ये एंड करेगी। बात समझे। तो देखिए यहाँ पे हम 1/n लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/n। जब हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 1/n और फिर l की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 0 है, यहाँ से मैंने बताया था ये 0 शो करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, an-l हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन से होगा, और एप्सिलॉन ही क्या है हमारा, हमने एप्सिलॉन को क्या सपोज कर लिया, 1/m कर रखा है नहीं कर रखा है। तो देखिए यहाँ बोलिए फॉर ऑल n जो होगा ग्रेटर आर इक्वल क्या हो जाएगा, m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए इसलिए क्या बोलेंगे कि लिमिट, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे बोलने वाले हैं लिमिट हो जाएगा n टेंस टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। जब n की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो 1/n क्या कर जाएगा, 0 पे आके क्या कर जाएगा, कन्वर्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगी, इस सेक्वेंस की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि शो करो an इक्वल टू 1/n, देन शो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे 1/n जो है 0 के इक्वल होता है, मतलब ये इसकी लिमिट है, इसकी पे जाके ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से करोगे, सबसे पहले आप इसको सपोज करोगे, जो ये 0 हमारा l होता है, तो आप लिमिट के डेफिनेशन पे अप्लाई करोगे, an-l करोगे, लेस देन एप्सिलॉन लिखोगे, an की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे 1/n, और l की वैल्यू 0 उसको करोगे लेस देन एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे 1/n लेस देन एप्सिलॉन है, तो आप n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1/ε से लेस हो गया। अब जो n होता था वो हमारा क्या होता था, ग्रेटर आर इक्वल m होता था कि नहीं होता था। तो यहाँ से जब हम बोलेंगे, जब यहाँ तक हो गया तो n लेस देन एप्सिलॉन हो गया, अब इसी 1/ε को हम क्या सपोज करेंगे, m कर लेंगे, ठीक है। फॉर ऑल एप्सिलॉन तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, फिर m जो होगा हमारा नेचुरल नंबर होगा। फिर यहाँ पे इसको जब आप अप्लाई करोगे लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे देखिए कि ये चीज़ लिमिट किसके इक्वल है, अब 1/n 0 है, तो फिर लिमिट जब आप लगाओगे तो ये चीज़ यहीं पे जाके मिल रही है, तो आप बोलोगे क्या कि जो 1/n है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या करें, 0 पे एंड करें, मीन्स कन्वर्ट करें, यही इसकी क्या है, लिमिट होगी, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे।